नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। मैं कह रहा हूं कि शेयर बाजार में क्या खतरे की घंटी बज गई है। शेयर बाजार खतरनाक स्तर पर दिख रहा है। ये चिंता क्यों मुझे हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। साथ में म्यूचुअल फंड से पैसा निकलने की खबर आ रही है। वो खबर कितनी फिक्रमंद करनी चाहिए आपको, आपको उसकी कितनी चिंता होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। क्या वो चिंता की वजह हो सकती है, क्या वो एक खतरे का संकेत हो सकता है? इन दोनों चीजों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और सत्यहिंदी.com पर सदस्यता स्कीम शुरू हो गई है। आपको सच का साथ देना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है और आप मेंबर बन सकते हैं। और अब शुरू करते हैं बात। तो बाजार में हो क्या रहा है, सबसे पहले देखें। आपको याद होगा पिछली बार रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा था कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट जो हैं जमीन से दूर हो गए हैं। यहाँ दुनिया में क्या हो रहा है इससे बाजार को कोई वास्ता नहीं रह गया है। और बाजार का हाल देख के लगता भी यही है। बाजार कहां से कहां पहुंच गया है, वो ऐसा लगता है जैसे कोरोना का पूरा संकट बाजार ने धो दिया है, धुल गया है पूरी तरह से। कोई अब उसका संबंध ही नहीं दिखता है कि जमीन पे क्या हो रहा है। अगर आप अपने आसपास जमीन का हाल देखें, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि बाजार तो भविष्य की उम्मीद पे चलता है, संभावनाओं पे चलता है, इसलिए इस पर ज्यादा सवाल उठाने की क्या जरूरत है आपको। कोरोना के संकट से ठीक पहले बाजार जहां था वहां पहुंच गया है। इसका केवल एक ये कारण नहीं हो सकता है कि वो भविष्य की संभावनाओं पे चलता है। एक चीज आप देखें, ये केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा है। जबकि भारत में इस वक्त आप कह रहे हैं भविष्य की संभावना, दुनिया के जितने जानकार हैं, जितने बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ग्रोथ का जो प्रिडिक्शन है, ग्रोथ का जो अनुमान है, एस्टिमेट है, वो कट किया है, कम किया है। तो भविष्य तो बहुत खराब दिख रहा है। इस नजर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं साहब, वो अभी का भविष्य नहीं, 2 साल बाद का भविष्य देखिए। तो 2 साल बाद का भविष्य किसने देखा है? आपसे जनवरी में किसी ने पूछा होता कि मार्च कैसा रहेगा, अप्रैल कैसा रहेगा, जून कैसा होगा, इस साल जुलाई में बढ़िया अगर मानसून हो जाए तो उसके बाद कैसा रहेगा, तो आप क्या जवाब देते? उसके बाद वैसा ही हुआ क्या? कोरोना आएगा ये किसको पता था, और अभी कोरोना जाने वाला है ये किसको पता है? तो अगर इतनी भयानक अनिश्चितता है और इसके बीच में भी कोई देख नहीं रहा है, और जो निफ्टी के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल, यानी कि जो पी रेशियो जिसको कहते हैं, वो निफ्टी का 30.4 है ट्रेलिंग पी, यानी जो पीछे एक साल का परफॉर्मेंस कंपनियों का देखें उसके हिसाब से देखेंगे तो जितनी कमाई हो रही है उसके 30 गुने पे शेयर बिक रहे हैं। साल की कमाई के मुकाबले एक साल में कंपनी कितना कमाती है उसके कितने गुना पर शेयर बिक रहा है, ये हिसाब होता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल। इसका अर्थ मोटे भाषा में समझें कि अगर कंपनी ऐसे ही कमाती रही, जैसा इस साल कमाया ऐसा ही अगले कई साल कमाती रहे, और 30 का मल्टीपल है, तो इसका अर्थ है कि आपने जो पैसा आज लगाया वो आपको 30 साल में वापस मिलेगा। 30 साल आपको इंतजार करना होगा उस पैसे को वापस पाने के लिए, अगर 30 गुने पे चल रहा है। कभी 10 गुने पे चलता था, 10-12 के पी मल्टीपल पे भी चला करता था बाजार। लेकिन जनवरी में ये था 28.6, इस साल जनवरी में, यानी जब कोरोना संकट नहीं आया था। अब कोरोना संकट बीत गया नहीं कह सकते हैं, हम कोरोना संकट के बीच में हैं। इस वक्त ये पी है 30.4, और ये है 30.4 जो पहुंचा है, ये ट्रेलिंग पी की बात कर रहा हूं। और जो फॉरवर्ड पी है वो और चिंताजनक जगह पे दिख रहा है। फॉरवर्ड पी मतलब अंदाजा लगाइए कि अगले एक साल में कितनी कमाई होगी, और उसका, क्योंकि पी के बारे में पहले जो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहे हैं, और उन विद्वानों में जो सबसे बड़ा नाम रहा है, अब वो बहुत बड़ा बदनाम नाम है, हर्षद मेहता। जिस वक्त वो अपना बुल रन ला रहे थे उस वक्त उन्होंने ये थ्योरी पहली बार दी थी बाजार में कि पीई जो है ये कुछ नहीं, बकवास है, क्योंकि ये तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री से बाजार नहीं चलता है, बाजार तो फ्यूचर से चलता है। इसलिए ये पी मल्टीपल देखना ही नहीं चाहिए। और पूरे भारत में ज्यादातर लोग जो उस वक्त बाजार में हुआ करते थे उन्होंने पी मल्टीपल देखने बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ
ये मैं आपको बताऊं ये अच्छा नहीं है। इसके बारे में थोड़ा खुद ढूंढिए, पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि नतीजा क्या हुआ। तो अब बात हो रही है फॉरवर्ड पीई की। फॉरवर्ड पीई अभी निकला है। इस वक्त निफ्टी का फॉरवर्ड पीई चल रहा है, सेंसेक्स का फॉरवर्ड पीई चल रहा है 24 और निफ्टी का फॉरवर्ड पीई है 23.5, 23.5। तो करीब करीब एक से समझ लीजिए कि उसमें 23.5 साल लगेंगे निफ्टी में, तो सेंसेक्स में 24 साल लग जाएंगे आपको वो कमाने में। लेकिन फॉरवर्ड पीई भी इस जगह पे है। क्या ये अभी हमने 30 की बात की, 30 से ये 24-23 है, तो ये तो आसान अच्छा दिखना चाहिए। इस हिसाब से आप कहेंगे कि आगे की कमाई, और लोग कह रहे हैं भविष्य अच्छा है। भविष्य जैसा दिख रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होने जा रहा है, गिरावट होने जा रही है। ऐसे में किन कंपनियों की आमदनी का क्या अनुमान लगाया गया है और उसके मुकाबले ये जो आंकड़ा दिख रहा है ये कितना सच है, ये चिंताजनक है। और यहां एक बात बहुत जरूरी है ध्यान देना। 2008 में जो भारी गिरावट आई थी बाजार में, उसके ठीक पहले यही आंकड़ा फॉरवर्ड पीई 19.7 पर था, 19.7 पर। यानी इस वक्त ये फॉरवर्ड पीई उस भयानक गिरावट के ठीक पहले के पीई से ऊपर चल रहा है। एक आंकड़ा ये है। दूसरा, इस वक्त का जो पीई मल्टीपल है वो इतिहास में सबसे ऊपर है। इतना पीई इतिहास में कभी नहीं रहा है, शेयर बाजार के इतिहास में कभी भी निफ्टी का पीई इतना नहीं रहा है। जो 2008 का है वही पीक है। 2008 की पीक वैल्यू 19.7 थी, और इस वक्त का जो पीई है वो इसी वजह से अब लोग इसको खतरे का संकेत मान रहे हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे भाई बाजार चल क्यों रहा है? तो बाजार क्यों चल रहा है इसकी एक बात मैंने बताई। और ये बाजार एक जगह नहीं चल रहा है, फिर मैंने आपको, ये केवल भारत में नहीं चल रहा है, दुनिया के बाजार चल रहे हैं, ज्यादातर जगह बाजारों का यही हाल है। और क्या है? उम्मीद है, जैसे मैंने पहले कहा, और तमाम लोग यहाँ अभी कमेंट्स करने लगेंगे, मुझे इस बात के लिए कटघरे में खड़ा करेंगे कि कैसी बकवास कर रहे हो और निराशा का माहौल फैलाते हो, इतने नेगेटिव आदमी हो। लेकिन और मैं ये भी कहता हूं, मैं मनाता हूं कि मेरी ये बात जो मैं कह रहा हूं ये गलत साबित हो जाए। उन सब के मुंह में घी शक्कर जो कहते हैं कि यहां से बाजार नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा लगा हुआ है, भले ही मैंने निकाल लिया है, लेकिन जिनका है लगा हुआ है वो डूब जाए ऐसी जो है कामना मैं नहीं करता हूं। मेरा क्या है, धीरे धीरे लगाता रहूंगा, कुछ साल बाद कोई बात नहीं, ये बस मान लूंगा छूट गई, अगली बस पकड़ लूंगा। तो ये लाइफ में ये सब लगा रहता है, वो चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे जो डर है वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हैं, कुछ सोच के देखते होंगे। मैं भी जब ये बात करनी मैंने शुरू की थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग ऐसे देखेंगे, लेकिन देख रहे हैं। तो अब समस्या क्या है कि एक उम्मीद है, ऑप्टिमिज्म है बाजारों में, और वो क्या है कि सरकारें अलग अलग देश की सपोर्ट दे रही हैं। भारत में भी सरकार ने कहा है, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ कहा है सब हवा है, ये सपोर्ट दरअसल है नहीं। लेकिन जो भी दिया है, जिनको भी दिया है, वो पैसा घूम कर मार्केट में आ रहा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जो बहुत गरीब आदमी होता है उसके बाद बचाने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, जितना पैसा मिलता है वो खर्च कर देता है। और इसलिए कहा जाता है गरीबों को जितना पैसा बांटोगे वो इकोनॉमी को उतनी तेजी से चलाने में मदद करेंगे। इसलिए वो पैसा बाहर आ रहा है, और इसीलिए बाजार आमतौर पे देखिए स्मूथ चल रहे हैं। अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में तमाम जगह नोट छाप के बांटे जा रहे हैं। जब बांटे जा रहे हैं तो वहां भी यही हो रहा है, लोग खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तो मार्केट में भी आ रहा है। कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं, उनको भविष्य की चिंता हो गई है। आप अपने अंदर झांक के सोचिए, आपको भविष्य की चिंता ज्यादा हो गई है कि नहीं एक साल पहले से? तो जैसे आपके मन में हो गया ऐसे सबके मन में हो गया, लोग बचाना भी चाहते हैं। बचाने में समस्या क्या है? बैंक में जाइए तो लगता है कि जैसे आप लुट जाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, बैंक में ब्याज दर नीचे जा रहा है। तो बहुत लोग दांव लगाने के चक्कर में शेयर बाजार में आ गए। बहुत लोगों ने देखा कि अरे भाई इतना बढ़ गया, ये कोई सब बकवास कर रहे हैं लोग की गिरावट आएगी। वो गिरावट की आशंका को छोड़कर यहाँ आ गए हैं कि हम बैंक में पैसा रखेंगे, इससे अच्छा मार्केट में लगाएंगे, थोड़ा डूब भी जाएगा तो देखा जाएगा, दांव लगाने में क्या जाता है, चलो थोड़ा लगा दें। कुछ दिन अगर बढ़ जाए, महीना 2 महीना बढ़ा, उसके बाद उत्साह बढ़ जाता है और ज्यादा लगा देते हैं। तो ये पैसा यहाँ का भी आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा भी आ रहा है, विदेश से बड़े बड़े फंडों का पैसा आ रहा है। और ये
वजह है, लोगों को लग रहा है कि बचत में बैंक में 5% फिक्स डिपॉजिट पे मिल रहा है, कोई रिटर्न है। आप सोचिए, एफडी पर 5%, उसके बाद उस पर इनकम टैक्स भी कटना है अगर रकम बड़ी है। यहाँ ये बात समझा दी जाती है कि अगर आप बाजार में पैसा लगाएंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें टैक्स तो जब आप जिस समय आप कैश करेंगे तब देना होगा, इससे पहले तो लग नहीं रहा है। तो आप एक तरह से और यहाँ बहुत कमा सकते हैं, और ये बात सच है, ये झूठ नहीं है कि आप यहाँ बहुत कमा सकते हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के रखते हैं तो एफडी के मुकाबले आप लंबी कमाई कर सकते हैं, बड़ी कमाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए और अंदर जो हौसला चाहिए, जो सब्र चाहिए, वो क्या आपके अंदर है? जो रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए, क्या वो आपकी है? या आप इस वक्त अगर बाजार में तेज गिरावट आ जाए तो फिर आप घबरा जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? ये हिसाब आपको लगाना है, मैं नहीं लगा सकता हूं। मैंने अपना हिसाब लगा लिया है। मैं ये बात बार बार बता चुका हूं कि इस वक्त मैंने अपना पैसा मार्केट से निकाला हुआ है, तो मैं किसी दूसरे को ये सलाह नहीं दूंगा। लेकिन आपको अपना हिसाब लगाना है कि आप कितना पैसा, कितने पैसे का जोखिम ले सकते हैं। और डर क्यों लगता है बाजार में गिरावट का, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। क्या भारत के बाजार में जो रैली आ रही है, चल रही है, ये रैली ऐसे ही चल सकती है? तो इसमें दिक्कत क्या है कि जो इकोनॉमी के नंबर्स हैं, जो कारोबार का हाल है, कंपनियों का हाल देख लीजिए। कुछ कंपनियों की बिक्री, ये बात सही है कि हम आप जो चीजें मजबूरी में खरीदते हैं, जरूरी हैं, वो तो सब बिक रही हैं। कुछ कंपनियों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि ऐसी मुसीबत उन पे आई ही नहीं है। उनके लिए, कई कंपनियों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं, वो साबित हो गई है। जो घर में पोंछा लगाने में जो केमिकल डाला जाता है या पोंछा लगाने का सामान आता है, कुछ कंपनियां जो वर्क फ्रॉम होम वाली चीजें बना रही हैं, जिससे आपको मदद मिलती है कि आप घर से काम कर सकें। अभी तक आप घर से काम बहुत करते नहीं थे, थोड़ा मोड़ा करते थे, घर में एक कंप्यूटर था, काम चल गया। बहुत से लोगों को नए मोबाइल फोन खरीदने पड़ रहे हैं। मेरे ड्राइवर ने पूछा 2 दिन पहले कि भाई मुझे बच्चों के लिए अलग अलग फोन चाहिए, अब मैं उनके लिए कौन सा फोन खरीदूं? आप एक घर में जहां किसी एक फोन से काम चल जाता था, वहां 4 फोन या 4 लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट कुछ आवश्यकता हो गई है, क्योंकि सबको अपना अपना काम करना है। तो इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने वाली कंपनियां, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। खाने पीने का सामान तो आपको पता ही है, सब मजबूरी है, और ऐसे खाली बैठा हुआ आदमी कुछ कुछ ऑर्डर भी करता रहता है। तो ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है। जो डिलीवर करने वाली कंपनियां, डिलीवरी कंपनियां हैं, एक आपके जोमेटो और स्विगी जो रेस्टोरेंट का खाना देते थे, उन्होंने किराने का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। अमेजोन है, बिग बास्केट है, इस तरह की कंपनियों को बहुत फायदा हो रहा है। फ्लिपकार्ट है, इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। कुछ नए प्लेयर आ गए हैं बाजार में, एक डंजो है, एक फ्राजो है, ये सब्जी बेचते हैं, कुछ सब्जी लेकर आते हैं। एक कुरियर वाले का रोज अपने पास मैसेज आता है, और अपने जो भी आप वीडियो चलाइए उसके पहले उसका वीडियो ऐड आ जाता है कि आपको शहर में कहीं से कहीं कुछ पहुंचाना है, 90 मिनट सर्विस। तो ये इस तरह के नए काम धंधे शुरू हो गए हैं, जिनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो गई है। लेकिन तमाम कारोबार, बड़े बड़े कारोबार ठप पड़े हैं, आधी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है। तो अगर ये सब बाजार को नहीं दिख रहा है और बाजार चल रहा है और इस उम्मीद में कि चलेगा चलेगा, तो इसमें ये डर है। और तमाम जानकारों का कहना है कि ये जो ऊंचे दाम हैं इस समय, इसका कोई भी लॉजिक दिया, देखिए बेचने वाले जिसको कहते हैं कि सेल्समैन अच्छा वो होता है जो माल बेच ले। जो गंजे को कंगा बेच दे, जैसे मेरे पास कोई आके कंगा बेच जाए, तो वो समझदार सेल्समैन माना जाएगा ना। तो इस तरह के लोग शेयर बाजार में हमेशा रहते हैं, जो नए लोगों को तरह तरह के सब्जबाग दिखाते हैं और कहते हैं नहीं, अब यहां से नीचे की तो संभावना ही नहीं है, अब तो सब बुरी चीज हो चुकी। देखिए कोरोना का संकट तक बाजार हजम कर चुका है, पचा गया है, अब आगे कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद गिरेगा तो संभव है कि बाजार एक बार फिर वहां पहुंच जाए जहां वो कोरोना के संकट के समय था। यानी वो जो बॉटम आपने देखा था, वो बॉटम आपको दोबारा टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे ये रिकवरी हो रही है, अभी रिकवरी पूरी हुई नहीं है, अभी तो बीमारी ही पूरी हो गई है कि नहीं पता नहीं है। लेकिन एक बीमारी आई जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया, अब क्या होना है, वो सब कुछ दोबारा खुलना है।
हम कह रहे हैं अनलॉक हो रहा है, अनलॉकिंग चल रही है, लेकिन इस अनलॉक में, और ये बात वित्त मंत्रालय ने 2 दिन पहले जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, कि अब जो रिकवरी आ रही है उसमें बहुत सारे इफ एंड बट यानी शंकाएं हैं। शंकाएं क्यों हैं? क्योंकि एक तो वीक रिकवरी है, दूसरा ये बार बार लॉकडाउन लग रहे हैं, कहीं खुल रहे हैं, इससे संकट हो रहा है। और अगर ऐसे में जो दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रहा है, कहीं यहाँ दोबारा एक बड़ी वेव आ गई कोरोना की, कि इसकी दूसरी वेव, इसमें तरह तरह की स्टोरीज आ रही हैं। अगर आप ध्यान दें, एक 2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी है मुंबई के अखबार में कि साहब, जो लोग कोरोना से ठीक होकर जा रहे हैं वो लौट कर आ रहे हैं, उनको कुछ लंग्स में फाइब्रोसिस की शिकायत हो रही है। और ये एक ऐसी शिकायत है जिसके बाद इंसान को जिंदगी भर कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना पड़ता है। अगर आपने अभी हाल में वो फिल्म देखी हो, जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म रिलीज हुई है हॉटस्टार पर, तो उसमें एक लड़की जो हीरोइन है वो एक सिलेंडर लेके हमेशा चलती है। तो ये उस तरह की स्थिति आ जाती है इंसान की, उसको इस सिलेंडर के बिना फिर वो रह नहीं सकता है। ये कितना बड़े पैमाने पर है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी मुझे ये भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है कि इस देश में कितने लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, कितने लोगों को नहीं हुई है, कितने लोगों का टेस्ट हुआ है, और अभी ये नंबर कितने दिन और बढ़ने वाला है। मुंबई जैसे शहर में कहा जा सकता है, हालांकि मुंबई में भी कल फिर ऑल टाइम हाई, एक नया पीक आ रहा है कि तेजी से संख्या बढ़ी है। तो अगर ये बीमारी दोबारा बढ़ जाती है तो उससे एक समस्या नई पैदा हो सकती है, और वो समस्या क्या है कि बहुत से लोग जिनके काम चले गए वो कर्जा चुकाने की हालत में नहीं होंगे। और ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि वो होम लोन नहीं दे पाएगा, कोई कार लोन नहीं दे पाएगा, वो कंपनी आएगी। अब जैसे ही मोरेटोरियम खत्म होगा तो तकलीफ दिखनी शुरू होगी। अभी तक क्या था कि जो नहीं भी दे रहा है, बैंक ने मान लिया या उसने लिख के दे दिया कि मोरेटोरियम के बाद देंगे। अब मोरेटोरियम खत्म होने के बाद जब आप बैंक पहुंचेंगे कि हमें हमारा लोन रिकास्ट कर दीजिए, इसका आप रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, मेरी किस्तें बढ़ा दीजिए, तब शायद वो कागज मांगे। फिर कहेगा अब आपकी तनख्वाह कितनी है? तो अगर आपकी तनख्वाह वही है, आप इतने किस्मत वाले हैं, तो कोई बात ही नहीं है। फिर क्या है? फिर तो आप ईएमआई भरते रहेंगे, चिंता कोई रही नहीं। बल्कि आप कहेंगे यार कुछ ले लो, 10-20 किस्तें एडवांस लेके कुछ जल्दी खत्म करो। जो समझदार लोग हैं उनको सलाह भी है मेरी कि आप अगर कर्जा चुका सकते हैं तो आपको जल्दी चुका के खत्म करना चाहिए। कर्ज को अपने ऊपर जितने दिन रखेंगे उतने आप नुकसान में रहेंगे। लेकिन यही हाल जिन लोगों की तनख्वाह कट गई होगी, जिनकी नौकरी चली गई होगी, वो उसका रीस्ट्रक्चरिंग भी किस गणित से होगा? किसी भी गणित से वो लोन रीस्ट्रक्चर हो जाए, उसके बाद कुछ ईएमआई तो देनी पड़ेगी, पूरी नहीं आधी भी देनी पड़ेगी। आधी भी आदमी कहां से लाएगा अगर उसकी कमाई नहीं हो रही है? ये बताइए। और अब इसी स्थिति को आप जरा कारोबार पे ले आइए। जिन लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं, वो बिजनेस लोन चुकाने की हालत में अगर नहीं आए, कंपनियों का दिवाला निकलने लगा। पिछले दिनों अखबारों के पन्ने अब दिखते नहीं, लेकिन ऑनलाइन मिल जाएं तो देखिए, उनमें कितने नीलामी के विज्ञापन बैंकों की तरफ से आ रहे हैं कि किस किस कंपनी के की संपत्ति वो नीलाम कर रहे हैं क्योंकि उनके कर्जे नहीं चुके। ये कब? जब मोरेटोरियम लगा हुआ था, यानी मोरेटोरियम के पहले से तकलीफ में थी कंपनियां। मोरेटोरियम खत्म होने के बाद जब वो किस्त मांगेंगे और वो नहीं देगा, और उस वक्त वो, इनमें तमाम लोग हो सकता है दिवालिया हो जाए। और इन्वेस्टर, अभी भी इस बीच आप लगातार सुनते हैं कि सोना तेज हो रहा है, सोने में जाओ, सोने की तरफ, क्या सोना खरीद लें, सोने में भाव हो रहा है। तो इन्वेस्टर के दिमाग में अचानक ये डर आता है कि अब हमें फिर सेफ्टी देखनी चाहिए, सेफ एसेट की तरफ जाना चाहिए। और अगर वो डर आ गया तो फिर क्या होगा? तो फिर चारों तरफ, जो जिसको चौतरफा बिकवाली आपने सुना होगा पहले, इधर कुछ दिनों से नहीं सुनाई पड़ रहा है, फिर होती है चौतरफा बिकवाली, और तब बाजार में भारी गिरावट आती है। और अगर वो भारी गिरावट आती है तो फिर संकट गंभीर होगा। इसकी तैयारी अगर आपने कर रखी है, आपको कोई चिंता नहीं है, हौसला है, 56 इंच की छाती है, मजबूत है, सीना तान के बाजार में रह सकते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर क्या है? फिर आपको मेरी बात सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये जो बात है कि कैपिटल मार्केट में और रियल इकोनॉमी में, यानी असली दुनिया की इकोनॉमी में जो फर्क है, ये एक दुनिया भर में चल रहा है, और इसमें खराब हालत में भी बाजार चल रहा है। लेकिन अगर जरा भी इन्वेस्टर्स के मन में
वो भाव आ गया जो मैंने आपको कहा है, तो उससे अचानक बड़ा झटका लग सकता है, मुश्किल हो जाएगी। और उसमें फिर जो जिन इन्वेस्टर्स ने अपना रिस्क एपेटाइट का हिसाब नहीं लगाया हुआ है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूं। और अब जो ये शेयर मार्केट, साथ में मैंने आपसे कहा था शेयर मार्केट क्यों देखना, शेयर मार्केट कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, म्यूचुअल फंड। जुलाई के महीने में 3,500 रुपया निकला है म्यूचुअल फंड से, इक्विटी म्यूचुअल फंड से। तो जुलाई के महीने में तो लॉकडाउन खत्म होने लगा था, रिकवरी आ रही थी, ये माना जाएगा, तो उसी वक्त बाजार बढ़ रहा था। तो फिर इक्विटी से पैसा लोग क्यों निकाल रहे हैं, प्रश्न ये है। ये जो पैसा निकाला गया है, इसकी क्या वजह हो सकती है, ये सोचने की जरूरत है। और वो ये है कि जो मार्केट में मेरा हिसाब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अब और रास्ते बचे नहीं हैं। उन्होंने पहले अपनी एसआईपीज बंद करवाई, आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत से लोगों ने एसआईपी बंद करवाई। इक्विटी कैटेगरी में रिटर्न भी पिछले दिनों देखा लोगों ने, कुछ लोग डरे जब गिरावट हो रही थी, फिर सुधार होने लगा। इसमें जो सेफ्टी वाले लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कुछ समय पहले कि भाई मैंने अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दिया है, तमाम लोग ये सोच रहे हैं अच्छा ठीक है, जो फंड वंड में लगा रखा है इसको निकाल लो और इसको कहीं सेफ जगह लगाएंगे। कुछ लोग उत्साह में है कि नहीं निकाल लो, ये बाजार, ये फंड में तो बढ़ नहीं रहा, वहां देखो फलाना शेयर कितना तेजी से बढ़ गया, तो हम अब बाजार में सीधे लगाएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जरा मुश्किल है समझदारी। और इसमें डर ये है, ये जो उत्साह के साथ आए हैं, हिम्मत के साथ आए हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी ये मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि संख्या उनकी ज्यादा है जिनके पास एसआईपी भरने को भी पैसा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने एसआईपी बंद कराई। और अब उन्हें लग रहा है कि जो कुछ ये बचा के रखा हुआ है म्यूचुअल फंड वंड में, इसको निकाल कर खर्चा चलाया जाए। और बहुत से बिजनेसमैन भी, आपको पता है, बिजनेस के लोग भी अपना पैसा लगाते हैं, उन्होंने भी, क्योंकि अब उनको कैश फ्लो की समस्या हो रही है, उनको नकदी नहीं है उनके पास, तो वो भी अपना पैसा निकाल के कैश कर रहे हैं, उसको अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, धंधे में लगाएंगे या गाढ़े वक्त के लिए बचा रहे हैं। ये वो संकेत हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि आपको इस वक्त क्यों फिक्र करनी चाहिए। और अगर इसके बाद भी आप फिक्र नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसमें आपको क्या सलाह दे सकता हूं। मुझे लगता है कि खतरा सामने दिख रहा है, इस खतरे के प्रति जागृत होना चाहिए, आपको इस खतरे की चिंता करनी चाहिए और इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि बाजार गिर सकता है, इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सलाह वो है जो मैं खुद कर रहा हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, ये मैं साफ कर दूं। मेरी सलाह पर आप खरीद बिक्री करेंगे तो ये आप अपने रिस्क पे करेंगे, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, मैं अधिकृत भी नहीं हूं। लेकिन मैं अपने तजुर्बे के आधार पे जो मुझे समझ में आता है वो बोलता हूं, और जिसके जो तर्क मेरे पास हैं वो मैंने आपको दिए हैं। मानना न मानना आपकी इच्छा पर है। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।